गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, और सेकंड पार्ट हमारा मेडिवल हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो हमने 6th क्लास में पढ़ी, मेडिवल जो हिस्ट्री है वो हमने 7th क्लास में पढ़ी, और अब 8th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। इसमें है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो मुग़ल एम्पायर का लास्ट पावरफुल क्या था, रूलर्स था। तो फर्स्ट कौन था मुग़ल रूलर? जो फर्स्ट मुग़ल रूलर था वो था बाबर। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर अधिकार स्थापित किया, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार began asserting their authority and establishing regional kingdoms। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे जो मुग़ल गवर्नर्स थे, सूबेदार थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी पावर को असर्ट करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को दिखाना शुरू कर दिया और अपने रीजनल किंगडम स्थापित करने शुरू कर दिए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम अमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी तरह से इसी प्रकार के अनेकों रीजनल किंगडम बनने लगे हमारे इंडिया के वेरियस पार्ट में। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली है अब वो लंबे समय तक एक प्रभावशाली केंद्र नहीं रहा, एक इफेक्टिव केंद्र के रूप में काम नहीं कर पाया। आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। कह रहे कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century इन इंडिया ए न्यू पावर वॉज एमर्ज। एक नई पावर का उदय हुआ और उस पावर का नाम क्या था? ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रेल्यूसेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। क्या आप जानते हो जो ब्रिटिश सर थे वो एक सामान्य सी छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, और यहाँ आकर उन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। हाउ देन डिड दे केम टू बी द मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। कह रहे कि आप बताओ कि कैसे वो इतने बड़े एम्पायर के मास्टर बन गए, मालिक बन बैठे। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। और हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये सब कैसे हुआ कि एक सामान्य सी एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए और एक इतने बड़े एरिया के मालिक बन बैठे, मास्टर बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट से आगमन यानी पूर्व से आगमन। तो ये जो पिक्चर दिखा रखी है, जो मैप है, इसमें रूट्स दिखाए गए हैं कि कैसे जो यूरोपियन थे वो कौन से रूट के माध्यम से इंडिया में या हमारे जो भी जो एशिया के हिस्से हैं उनमें उन्होंने एंटर किया। इंडिया में जो रूट आ रहा है वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए मद्रास में आया है, और
इसी रूट के माध्यम से वास्को डी गामा ने इंडिया की सबसे पहले खोज की थी और इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने 1498 में। In 16, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granted it the sole right to trade with the East। कह रहे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर हासिल किया, एक दस्तावेज हासिल किया या एक तरह से इकरारनामा हासिल किया, जिसमें उनको राइट दिया गया ट्रेड करने का। और वो राइट था कि कोई भी उसका कंपटीटर नहीं होगा, एक एकाधिकार का राइट दिया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने जाएगी और उस हिस्से पर दूसरी कोई भी कंपनी अधिकार करने या व्यापार करने नहीं जाएगी। कहाँ की? इंग्लैंड की। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company। इसका मतलब था कि कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगी, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for a new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at the higher price। इस चार्टर के साथ कंपनी को ये कहा गया कि वो ऐसे नए ज़मीन के हिस्से या देशों को की खोज करे जहाँ से उसे सस्ते दामों पर सामान मिले और उनको वो यूरोप ले जाकर हायर प्राइस पर बेचते। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। कह रहे कि कंपनी को कोई डर नहीं था कि कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी उसको compete करेगी या उसके साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करेगी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज made profit primarily by the excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। क्योंकि उस टाइम जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करती थी कि वो सस्ते दामों पे सामान खरीदें और महंगे दामों पर ले जाकर उनको बेचें। अब एक वर्ड आया है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना व्यापार करता है, सस्ते दामों पे वो अपना सामान खरीदता है और महंगे दाम पर ले जाकर बेचता है। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। करके जो रॉयल चार्टर मिला था उसको कंपनी के द्वारा, उसको इंग्लिश यानी ब्रिटेन की जो कंपनी उससे तो बचा लिया था कि कोई भी ब्रिटेन की कंपनी उसके साथ compete नहीं करेगी, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनकी जो कंपनी थी वो उसको compete कर सकती थी। By the time the first English ship sailed down west coast of Africa round the Cape of Good Hope, करके सबसे पहले जो इंग्लिश शिप था वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए इंडियन ओशियन में होते हुए वो भारत आए और उस रूट का जो नाम था, जिस रूट से वो नाम लगाते हुए आए वो था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप है वो साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या कि जब वो यहाँ पर आए तो पहले से ही द पोर्तुगीज हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उससे पहले ही जो पोर्तुगीज थे, जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, वो पहले से ही इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में आ चुके थे एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने अपना गोवा में अपना एक सेंटर बना चुके थे। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered
दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। और कह रहे वास्तव में वो वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ही था, एक पोर्तुगीज खोजी ही था जिन्होंने सबसे पहले इंडिया की खोज की थी सी रूट के माध्यम से। और कब की थी? 1498 में। बाय द अर्ली 17th century द डच टू एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। और कह रहे कि 17वीं शताब्दी में या 17th सेंचुरी में जो डच थे वो भी अपनी संभावनाएं खोज रहे थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इंडियन ओशन में व्यापार करने के लिए। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। और जल्दी ही इसमें फ्रेंच भी शामिल हो गए, फ्रांस के जो ट्रेडर्स थे वो भी शामिल हो गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टिंग इन बाइंग द सेम थिंग। जब इंडिया में पोर्तुगीज पहले से ही आए हुए थे, डच भी आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, फ्रांस के भी आ गए, तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, विदेशी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो सारे ही सेम थिंग्स को खरीदना चाहते थे, जिसका वो ट्रेड कर रहे थे वो सारी थिंग्स या गुड्स क्या थे, सेम थे, इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। और जो सेम थिंग्स वो कौन सी थी, फाइन क्वालिटी का जो कॉटन और जो सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था उसके यूरोप की जो मार्केट थी उसमें ज़बरदस्त मांग थी। इन यूरोप पीपर, क्लो, कार्डेमोन, सिनामोन, थू और इसके अलावा जो इंडिया की जो काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची थी, इन सभी की भी यूरोप में बड़ी मांग थी। Competition among the European company invisible pushed up the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned। और इस कंपटीशन की वजह से क्या हुआ कि यूरोपियन कंपनी आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। एक ही चीज़ की अगर ज़्यादा लेने वाले हो तो क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो प्राइस था वो बढ़ने लगा और उनका जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, कम होने लगा। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वॉज बाई एलिमेंटिंग राइवल कंपटीशन। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अपना ट्रेड को फ्लोरिश या उसको समृद्ध बनाने के लिए वो दूसरी कंपनी को क्या करना चाहते थे, डिफीट करना चाहते थे। द अर्ज टू सीन मार्केट देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और अपने मार्केट में अपना एकाधिकार बनाने के लिए वो आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। ठीक है। Though the 17th and 18th century they regularly sunk each other's ship, blocked routes and prevent rival ships from moving the supplies of goods। इसकी वजह से वो क्या करने लगे, एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे का व्यापार ठप करने के लिए उन्होंने 17th और 18th सेंचुरी में वो एक दूसरे का जहाज़ डुबोने लगे, उनका रूट को ब्लॉक करने लगे, उनको सामान से भरे हुए जहाज़ को क्या करने लगे, या तो उनका रास्ता बदलने लगे या उनको पानी में डुबोने लगे, ताकि उनका जो सामान है वो पानी में डूब जाए, उनका नुकसान हो जाए और वो उनको परेशान करके या तो अपने रास्ते से हटा दें या उनका सामान यूरोप तक पहुँचे ना, जिसकी वजह से वो उस सामान को वहाँ पर ऊंचे दामों पर बेच सकें। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। और अपने ट्रेड को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपना ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए वो अपना फोर्टिफिकेशन करने लगे। यानी जिस एरिया में जिस कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर होता था उसका फोर्टिफिकेशन करने लगे, जहाँ पर उसके ट्रेडर्स रहते थे उस एरिया को फोर्टिफिकेशन करने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही दूसरे कंपनी वाले एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद रॉयल रूलर्स। और इससे क्या हुआ कि जो 45 सेटलमेंट होने लगे,
जब वो अंग्रेज़ थे या डच थे, जब वो अपनी कॉलोनी को फोर्टिफाई करने लगे तो उससे जो इंडिया के जो रूलर थे उनको प्रॉब्लम होने लगी और वो आपस में फिर क्या करने लगे, वो राजाओं से भी उनके मतभेद बढ़ने लगे। और इस तरह से क्या हुआ कि कुछ इंडियन रूलर्स थे वो डच के साथ हो गए, कुछ फ्रेंच के साथ हो गए, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए। और इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया की जो सिचुएशन थी वो ऐसी हो गई कि राजा थे वो भी आपस में लड़ने लगे, कंपनी थी वो भी आपस में लड़ने लगी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इस तरह से कंपनी थी वो अपना व्यापार बिना राजनीतिक इंटरफेयर के नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कंपनी को किसका सपोर्ट चाहिए था, इंडिया के राजाओं का। ठीक है, लेट अस सी हाउ द हैपन। और ये सब हम पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में ट्रेड करना शुरू किया, और ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक इतना ही। तो इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, तो औरंगजेब की डेथ हुई थी 707 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1600 में। ठीक है, वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, 1498 में। कौन से रूट से आया था, ठीक है, तो गुड ऑफ केप होप से। थैंक यू।